हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज़ क्लास 14 और हमने पिछली क्लास में वन डायमेंशनल प्रॉब्लम किए थे, जिसमें हमने स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे फॉर डिफरेंट पोटेंशियल्स। तो हमारे पास उसमें हमने डिफरेंट टाइप के, जैसे आपके पास है इन्फिनिट पोटेंशियल वेल, फाइनाइट इन्फिनिट जो पोटेंशियल वेल था, और उसके अलावा फाइनाइट पोटेंशियल वेल। इसके अलावा हमने बैरियर और स्टेप पोटेंशियल जो है उनको स्टडी किया था और उसके सॉल्यूशंस देखे थे। उसमें बाउंड स्टेट्स और को स्टडी किया था बेसिकली। अब आपके पास एक और जो है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है, हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको कि आज हम स्टडी करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपके पास क्या है? फॉर हार्मोनिक oscillator, the potential function Vx is equal to excuse me, m omega square by 2x square। तो इसमें m जो है वो आपके पास मास है, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ऑफ द ऑसिलेटर, एंड दिस इज कांस्टेंट। बेसिकली हमने यहाँ पे इसको कांस्टेंट लिया हुआ है। तो बेसिकली हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर, आपने मास स्प्रिंग जो है आपके पास, अगर स्प्रिंग हो अगर और उसके साथ एक मास अटैच्ड हो, तो उसमें जो आपके पास जो मोशन आपके पास यहाँ पे डिस्क्राइब की जाती है, वो भी आपके पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे, बिकॉज ये मास जो होता है जब स्ट्रेच किया जाता है टू इट्स, तो आपके पास इन दिस डायरेक्शन, तो ये आपके पास एक ऑसिलेटरी मोशन जो है वो डिपेक्ट करता है अलोंग इट्स मीन वैल्यू। ठीक है जी। तो आपके पास अगर ये एक्स एक्सिस हो, तो ये आपके पास ये ऑसिलेशंस जो होगी वो डिस्क्राइब करेगा। तो अगर इसको दोबारा हम देखें, तो सेम जो है आपके पास जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो एक पेंडुलम है, जो इसको कि डिस्टर्ब कर दिया जाए तो आपके पास ये अलोंग इट्स मीन पोजीशन जो है, ये आपके पास ये एक ऑसिलेटरी मोशन जो है वो डिपिक्ट करता है। तो इसको फिर बेसिकली हम अलोंग एन एंगल जो है आपके पास, आप इसको देखते हैं, एंड वी यूज़ एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इसमें इंट्रोड्यूस की जाती है, एंड वी यूज़ बेसिकली जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। ये आप अपनी मैकेनिक्स में बहुत दफ़ा पढ़ चुके होंगे। तो उसका जो आपके पास जो पोटेंशियल फंक्शन है, यू नो वेरी वेल कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जो है, ये आपके पास इसका पोटेंशियल फंक्शन है। तो द स्टेशनरी स्टेट श्रोडिंगर इक्वेशन वो क्या है आपके पास? माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस v of x psi इज इक्वल टू e psi of x। ठीक है, ये भी psi of x है, psi of x है, वन डायमेंशन है, बिकम्स। अब आपके पास ये क्या बन जाती है इसमें? अब v की हमें डेफिनेशन मालूम है, क्या बन जाएगी ये? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2
एक्स स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो यहाँ पे हम एक ऑपरेटर नहीं, इसमें ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर बाद में आपके पास आएगा, इसको बाद में देखेंगे। डिफाइन एन ऑसिलेटर, जो हम करेंगे डिफाइन द ऑसिलेटर लेंथ से बी। तो ये हमने डिफाइन कर दिया है, ये आपके पास डेफिनेशन है, एच कट बाय ओमेगा एम। तो ये एक पैरामीटर हमने डिफाइन कर दिया है, इसको 3 कह दें इस डेफिनेशन को। तो टू सॉल्व इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 तो ये है, इक्वेशन 2 हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली। इक्वेशन 2 वी फर्स्ट consider the homogeneous equation. होमोजीनियस इक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास E है, तो होमोजीनियस इक्वेशन जब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो हम इस E को जो है वो 0 कर लेते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या हमने किया, दैट इज माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, यानी फाई डबल डैश ऑफ एक्स प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर साई ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, तो इक्वेशन 4 कहते हैं इसे। सो दिस इक्वेशन कैन बी इजीली सॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम इसको, तो दिस इक्वेशन कैन बी easily solved in terms of the exponential function such that we say that okay, the solution of this equation is psi of x is equal to e of minus beta square x square, let's say। ठीक है जी, तो इसको हम इक्वेशन 5 कह देते हैं, where beta is कांस्टेंट। ये हमने एक सॉल्यूशन सपोज कर लिया है ना, बीटा जिसमें कांस्टेंट है। देन इक्वेशन 4 गिव्स, इसको हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डबल डैश लेंगे, तो डबल डैश इसका मतलब है कि 2 दफ़ा ये आपके पास जो है सॉल्व हो जाएगा। फाई डैश ऑफ एक्स आपके पास क्या है, 2x माइनस बीटा स्क्वायर, और फिर आपके पास ये हो जाएगा 2 इंटू 4x स्क्वायर और माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस बीटा 4। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेसिकली क्या चीज़ बन जाएगी। इसको हमने जो है इसमें बी की वैल्यू भी आप इसमें देखें, आप इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और उसके बाद बी की वैल्यू डिफाइन करें एंड देन इसको डिफ्रेंशिएट करें। आफ्टर डूइंग ऑल थिंग्स टुगेदर बट वी गेट एन इक्वेशन which is 4 beta 4 x square और माइनस 2 beta square minus x square by b4, this b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या चीज़ है, एक पोलिनोमियल है
तो इसमें आपके पास 2 बीटा स्क्वायर, ये आपने सॉल्व करना है इसमें पुट करके, ठीक है। इसमें स्टेप्स जो हैं वो आपने खुद कवर करने हैं। प्लस 4 बीटा 4 माइनस 1 बाई B4 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें कि समथिंग एक पोलिनोमियल है जिसमें इसका x नॉट है या x स्क्वायर है, तो इसके साथ अगर आप कंपेयर करें, सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स वी हैव what we have one condition के this is equal to 0, so means which implies beta square is equal to 0, तो not possible। क्यों? क्योंकि अगर बीटा स्क्वायर यहाँ पे 0 हो जाता है तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। हम तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उसका देख रहे हैं ना, क्योंकि खुद वो होमोजीनियस इक्वेशन है, विच इम्प्लाइज आपके पास क्या चीज़ है कि 4 बीटा 4 माइनस 1 बाई B4 इज इक्वल टू 0, और आपके पास क्या आ जाएगा B स्क्वायर, ये 4 है बेसिकली, B स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1/2 B स्क्वायर। तो ये आपके पास एक बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ से, दूसरी आपके पास कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, इस कोएफिशिएंट को 0 पुट करने से आपके पास आ गई। सो व्हाट वी गेट साई ऑफ x इज इक्वल टू, जो सोल्यूशन हमने सपोज किया था उसमें हमारे पास फॉर्म बनी है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर फॉर द होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है जी, ये सोल्यूशन है आपके पास। सो लेट अस ट्राई द सोल्यूशन। अब हम एक और सपोज करते हैं सोल्यूशन फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। सो व्हेन e इज नॉन जीरो, तो आपके पास लेट अस ट्राई द सोल्यूशन फॉर सॉल्विंग इक्वेशन, फॉर सॉल्विंग इक्वेशन 2। ओके, तो we say that this is psi of x is equal to a e raised to power minus x square to b square into alpha x। ठीक है, ये इक्वेशन 6 कर दें इसको। सो इसको पुट करें, देन इक्वेशन 2 गिव्स, जो आपके पास सोल्यूशन है ये सपोज सोल्यूशन, इसको अगर हम पुट करें इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन 2, we get what we get alpha double dash of x, okay, minus 2 x by b स्क्वायर। इसमें आप सॉल्व करके देखिएगा कि ये चीज़ आती है या नहीं। अल्फा x और प्लस 2me by h कट स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। अल्फा x is equal to 0. So this is equation 7. Change the variable. Variable such that x is equal to b xi. ठीक है, this is equation 8 where b आपको पता है एक लेंथ थी, ये स्केलर है, जबकि xi जो है हमने, xi is the new independent variable. So what we get? We get alpha
डबल डैश ऑफ एक्साई माइनस 2 एक्साई, इसमें चेन रूल यूज़ करेंगे हम, अल्फ़ा एक्साई, अल्फ़ा डैश एक्साई, सॉरी ये डबल डैश मैंने put कर दिया है, अल्फ़ा डैश एक्साई प्लस 2m e b स्क्वायर बाय h कट स्क्वायर माइनस 1 अल्फ़ा ऑफ एक्साई इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 9। तो अब आप ज़रा देखें, ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये किस तरह की इक्वेशन है, यानी कि इसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वो खुद मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे इक्वेशन में, ठीक है। तो आपको पता है कि इस तरह की सिचुएशन में जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो या वेरिएबल कोएफिशिएंट आ जाए ना ओडी में, तो आपके पास जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो होता है सीरीज सोल्यूशन। तो टू सॉल्व दिस इक्वेशन, दीज इक्वेशन, अब इसका सोल्यूशन हम डिटेल में नहीं करेंगे, बस मैं एक आइडिया दूंगी आपको यहाँ पे, आपने उसको, यानी कि ये इसमें किसी भी आप बुक से देख लें तो आपको वो समझ में आ जाएगा। बट हम यहाँ पे इसके ये चीज़ जो मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि असल में इसको ये होता कैसे है, इसको अगर सॉल्व करना होगा तो हम बेसिकली अल्फ़ा ऑफ एक्साई को ले सकते हैं, मे बी सम k इज इक्वल टू न्यू टू इन्फिनिटी अल्फ़ा k एंड एक्साई अल्फ़ा a के कोएफिशिएंट्स जो हैं, ठीक है, एंड एक्साई के। तो ये इसमें सीरीज सोल्यूशन इसमें पुट करें और इसको सॉल्व करते जाएं तो हमारे पास जो है एक ख़ास किस्म की जो है यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे, जिन रिजल्ट्स को हम जो है टैली कर सकते हैं एक वेल नोन इक्वेशन के साथ, जिसे हम कहते हैं हर्माइट इक्वेशन। ओके, तो आपके पास नाउ अगेन इसको आगे कंटिन्यू करें, comparing this equation, comparing equation 9 with the Hermite equation। Hermite equation क्या होती है, नेक्स्ट यहाँ पे करूँ या आगे करूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। तो इसमें हम so the Hermite equation is hn double dash of x minus 2x h dash n of x plus 2n hn of x is equal to 0। Question 10, the solution of, तो अगर इसके साथ जो आपके पास हर्माइट इक्वेशन है इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अब हर्माइट इक्वेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको मैं साथ थोड़ी सी लिखवा लेती हूँ यहाँ पे। सो हेयर दिस हर्माइट इक्वेशन, द सोल्यूशन जो है आपके पास ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म एच एन, एक्साई करना है तो x लिखा है तो हम x कर देते हैं इसको, अंडो x इज इक्वल टू a n x n माइनस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 स्क्वायर एक्साई x n माइनस 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर, और ये आपके पास एक्साई n माइनस 4 एंड माइनस सो ऑन, ठीक है। ये एक वेयर ए एन
is equal to 2n and n is 0 1 2 3 up to so on। ये एक पोलिनोमियल, इस इक्वेशन का जो सीरीज सोल्यूशन है यानी एक पोलिनोमियल टाइप आपके पास आएगा वो ये सोल्यूशन है, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल है और इसमें आपके पास अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर डिफरेंट n की वैल्यू के लिए आपके पास डिफरेंट पोलिनोमियल्स ऑफ x जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, वेयर x नॉट इज़ 1, वेयर n इज़ 0 और h1 ऑफ x जो है वो 2x है और h2 ऑफ x जो है अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 4xi² माइनस 2 है और h3 ऑफ x जो है वो 8x³ माइनस 12x एंड सो ऑन, ठीक है जी। इस तरह आप सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आपको पता होता है कि जब भी हम सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो आपने इसमें एक चीज़ पढ़ी होगी कि जिससे हम एक ख़ास किस्म का रॉड्रीजेस फॉर्मूला होता है जिससे हम कोई भी इस तरह की जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। तो फॉर दिस हर्माइट पोलिनोमियल हमारे पास जो रॉड्रीजेस फॉर्मूला है और हर्माइट पोलिनोमियल्स, ठीक है। कोई भी इसमें जो पोलिनोमियल्स मज़ीद हम करेंगे वो किस तरीके से आप रिट्रीव कर सकते हैं, जस्ट बाय कंप्यूटिंग h ऑफ x इज इक्वल टू कोई भी h, किसी भी hn, ठीक है, किसी भी इंडेक्स की जो आपके पास है या इंडेक्स कहना चाहिए इसकी डिग्री की जो आपके पास पोलिनोमियल है, किसी भी डिग्री की पोलिनोमियल, वो आप दिस n इज बेसिकली डिग्री शोइंग द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, वो आप जनरेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से -1 रेज़ टू पावर n e रेज़ टू पावर x² dn e रेज़ टू पावर -x² डिवाइडेड बाय dxn। ओके तो x नॉट हो तो यहाँ पे n नॉट, n की जगह 0 0 0, ठीक है, तो आपके पास कांस्टेंट ही है। जब h1 करेंगे तो आपके पास जो है दिस इज e-1, ठीक है, -ex² और डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये आपके पास जो होगा ये चूँकि माइनस है और -2x आ जाएगा तो ये 2 और x ये e रेज़ टू पावर -x² है और ये भी कॉमन आपके पास सेम हो जाएगा। तो अगर आप इसमें से फॉर एग्जांपल h2 ऑफ x जो यहाँ पे हमने लिखी इस पोलिनोमियल से, इसको अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये इसको देखें माइनस इंटू x² इंटू -2x e रेज़ टू पावर -x², तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास 2x आ जाएगी। तो ये वही चीज़ है आपके पास। और इसका जो है जब इस तरह का सोल्यूशन आपके पास आते हैं तो आपके पास रेफरेंस फार्मूलाज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो रेफरेंस फार्मूला फॉर रॉड्रीजेस जो आपके पास रॉड्रीजेस जो आपके पास रिलेशन है, इससे ही हम रेफरेंस फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट्स अवेलेबल इन लिटरेचर, आप जिसको इंटरेस्ट हो वो इसको बेशक देख सके। तो आपके पास दिस इज h सच दैट hn+1 ऑफ xi की बजाय आप इसे x कर दें इज इक्वल टू 2x hnx -2n hn-1 ऑफ x। तो ये जो फार्मूला है बेसिकली ये आपके पास कहलाता है जो आपके पास है रेकरेंस रिलेशन। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी आपके हर्माइट पोलिनोमियल, उसके सॉल्यूशन, उसका जनरेटिंग फार्मूला और उसका रेकरेंस रिलेशन। तो अब अगर हम अपनी इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 9 को और इक्वेशन 10 को, जो हमने जिसकी के रिलेशन में हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, इसको ज़रा कंपेयर करें। तो कंपेयर करने से हमारे पास जो चीज़ आपके पास सामने आएगी वो क्या है, कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। आफ्टर कंपेयरिंग equation 9 and 10
questions 9 and 10. So we observe that alpha, we have what we have, alpha of xi is equal to hn of xi. Okay, and दूसरा आपके पास क्या है, पहला तो ये चीज आपके पास आई, दूसरी ये है कि 2n, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो 2n फॉर्मूले का था, ओके दिस, इसको देखें तो ये जो अल्फा है एच एन एक्स की तरह ही बिहेव कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ यहाँ पे किसके इक्वल होनी चाहिए, 2n के इक्वल होनी चाहिए। तो एंड 2n इज इक्वल टू 2m e b स्क्वायर बाय h कट स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये आपके पास दोनों जो हैं इक्वेशन 11 इनको कह दें, ये दोनों रिलेशन फॉर n is equal to 0, 1, 2 up to 3 up to so on। ठीक है, where the आपके पास सोल्यूशन, आपके पास जो आपके पास अब यहाँ पे सोल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं, स्टेशनरी सोल्यूशन जो आपके पास है वो कैसे लिखा जाएगा, इन टर्म्स ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल। इन टर्म्स ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल, solution to Schrodinger equation where the solution to the Schrodinger equation for the harmonic oscillator potential और क्या हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे स्टेशनरी सोल्यूशन को अगर देखें तो ये आपके पास आ जाएगा साई n ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर b इंटू अंडर रूट पाई 2n इंटू n फैक्टोरियल का रेडिकल। ठीक है, ये हमें नॉर्मलाइज करके ये जो फंक्शन आया था आपके पास इन टर्म्स ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल, जो अल्फा की वैल्यू थी, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर टू बी स्क्वायर एच एन। तो एक्साई जो हमने उसकी डेफिनेशन थी वो जो आपके पास x इज इक्वल टू बीटा एक्साई था, तो एक्साई को वापस अगर हम x की फॉर्म में देखें तो ये x बाई बी। ठीक है, ये चीज़ आपके पास थी। एंड विद जो 11 इक्वेशन में हमने यहाँ पे e की वैल्यू निकाले, चूंकि ये n के साथ है तो यहाँ पे भी ई एन आपके पास होगा। तो ये इसको सॉल्व करें तो h कट ओमेगा n प्लस 1/2, तो वेयर n is equal to 0, 1, 2, 3 up to so on. So this is equation 12. The general stationary state, the general solution for this problem will be, अगर हम कहें the general solution जो होगा आपके पास वो कैसे लिखा जाएगा, general solution, the general solution for this problem is the infinite sum। तो आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा साई एक्स टी इक्वल टू summation n is equal to 0 to infinity psi n of x, जो कि ये है, इंटू e रेज टू पावर माइनस आयोटा e n बाई एच कट t। ओके, तो इसको अगर हम वापस लिखें तो ये आपके पास लिखा जाएगा 1 ओवर
b under root pi 2n into n factorial radical summation n is equal to 0 to infinity e raised to power minus x square by 2b square hn of x by b into e raised to power minus iota h cut e n t। ई एन जो है आपके पास ये, ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन है, फाइनल स्टेशनरी स्टेट सोल्यूशन जो आपके पास हैं फॉर वन डायमेंशन जो आपके पास पोटेंशियल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होगा आपके पास, उसका सोल्यूशन आपके पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें अब आपने सिर्फ आपके यहाँ पे जो हमारा मकसद था कि वो ये बताना कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो, अब आप खुद देखें कि इसमें भी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर जनरली हम पढ़ते हैं तो वो एक कंटिन्यूस सिस्टम होता है, बट ड्यू टू ये क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटाइज जो आपके पास एनर्जी है वो यहाँ पे बाय यूजिंग दिस रिलेशंस जो एनर्जी है टोटल हमारे पास वो इस पोटेंशियल के लिए, तो पोटेंशियल वी हैव सॉल्व्ड विद रिस्पेक्ट टू जो वी हैव सॉल्व्ड इन श्रोडिंगर थ्रू श्रोडिंगर इक्वेशन। बेसिकली इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास जो इवन जो एक आपके पास ये ऑसिलेटरी मोशन है उसकी भी एक क्वांटाइज एनर्जी आपके पास आ चुकी है और ये उसका जनरल सोल्यूशन है, स्टेशनरी स्टेट सोल्यूशन। तो ये हमारी वन डायमेंशनल प्रॉब्लम यहाँ पे एंड होते हैं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है आपके पास इफ़ आई एम यस जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करना चाहते हैं, ये हम आगे यूज़ करेंगे बिकॉज इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो आगे जब हम नेक्स्ट डिस्कशन आगे लेके चलेंगे तो हम इंशाल्लाह इसको यूज़ भी करेंगे। अच्छा जी, ये आपके पास जो था, किसी ने अगर इसकी डिटेल देखनी हो तो इस सेक्शन में ये जो चैप्टर 5 है इसके स्टार्ट में इन्होंने कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, बस सिंबल्स का थोड़ा फ़र्क है, बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है जी। तो लेकिन अब हमारा जो पर्पज़ है वो क्या है वो हम यूज़ करेंगे, हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हमें चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 में हमारे पास फाउंडेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है जी। क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसको एक स्पेस की फॉर्म में अब हम देखना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो स्टेट्स जो स्पेस है बेसिकली ये क्या है, ऑब्जर्वेबल्स जहाँ पे हम डील करते हैं वो क्या हैं, और स्टेट स्पेस के साथ कनेक्टेड जो डुअल स्पेस है वो क्या है, ठीक है, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, उनको किस तरीके से डिनोट किया जाता है, उसकी नोटेशंस क्या होती हैं, उनके दरमियान जो अलजेब्रिक जो आपके पास ऑपरेशंस हैं वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं, और बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है जी। तो अगर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो हम बेसिकली अलजेब्रा यानी कि अलजेब्रिक फॉर्मूलेशन जो है उसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक फॉर्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ये आपको क्या बताते हैं, बेसिकली अब हम वेक्टर स्पेस को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि बेसिकली वेक्टर स्पेस इसमें हमारे पास क्या बनती है। क्यों हमने कहा था कि सेट ऑफ ऑल जो सॉल्यूशन होते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के, जो सॉल्यूशंस हैं अगर उनको एक श्रोडिंगर इक्वेशन है उसके जो फॉर सर्टेन सेटअप, ठीक है जी, उसके जितने ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनका अगर एक सेट बना दिया जाए तो वो एक वेक्टर स्पेस बनाती है, ठीक है। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस करते आए हैं, तो इसमें अब थोड़ा सा मज़ीद जो है इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और इसमें मैं आपसे शेयर करती हूँ अपना बोर्ड वापस, और वेयर इज शेयरिंग, कुछ थ्योरी लिखेंगे, कुछ यहाँ से बुक से हम चीज़ों को रिफाइन करेंगे, और ये चैप्टर 4 आपके पास है। तो इसमें आपके पास बेसिकली हम यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमारा जो है ये नया टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट जो
bracket notation। जी, डिराक ब्राकेट नोटेशन को हम स्टडी करेंगे कि ये है क्या और ये कैसे काम करती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम करें तो लेट अस नोट, वी नो दैट प्रिसाइजली इसको सम अप करते हैं। वी नो दैट द श्रोडिंगर इक्वेशन can be given in the form, which form? Hamiltonian operator applied on some psi n, अगर हम कह दें इक्वल टू ई एन, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, हर एन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी, और ये उसका। तो अब आपके पास ये क्या चीज़ है, ये आपके पास है टाइम इंडिपेंडेंट जो श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, हैमिल्टोनियन में टाइम इंडिपेंडेंट जो है श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने इस तरह से रियलाइज किया था। तो द सॉल्यूशंस टू द Schrödinger equation forms an infinite set। वो सेट हमने क्या कहा था, ये स्टाइलिश एफ कॉल्ड द वेव फंक्शन स्पेस। ठीक है जी। अब आपके पास ये जो एफ है वो एक स्पेस है, वेव फंक्शन स्पेस है, जिसमें के सारे इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, और दिस इज इन्फिनिट सेट है। ऑल्सो an operator H, ये हैमिल्टोनियन है बेसिकली, acts on F such that the resulting, इसके किसी भी एलिमेंट पे अगर ये H जो है, यानी कि ये साई n, किसी एक साई n पे अगर आप वापस हैमिल्टोनियन अप्लाई होता है, कोई भी ऑपरेटर अगर हैमिल्टोनियन है या दूसरा कोई ऑपरेटर अगर इस पे अप्लाई होता है, तो वो जो रिजल्ट है वो अगेन एक दूसरा वेव फंक्शन होता है जो कि उसी वेक्टर स्पेस का पार्ट होता है। ऑन द रिजल्टिंग wave function also belong to this F। सो आपके पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठाएं, उसके ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करें, वापस वो उसी सेट से बिलोंग करे, तो ये क्लोजर है, तो क्लोज सेट है। ठीक है जी, सच दैट, तो सिंस द श्रोडिंगर इक्वेशन इज लीनियर। ठीक है जी, हेंस F is linear vector space। Define an isomorphic जी, आइसोमॉर्फिज्म है, an isomorphic space
एफ, सिंपल एफ मैंने यहाँ पे लिखा है, कैपिटल सिंपल एफ टू दिस स्टाइलिश एफ such that for each psi belongs to this stylish f, there exists a unique ket. Okay, this is ket notation. A vector belongs to f ठीक है जी। एक वेव फंक्शन हमने इस वेक्टर स्पेस से उठाया और एक आइसोमॉर्फिक या स्ट्रक्चरली जो सेम एक आपके पास एक सेट यहाँ पे जनरेट हम कर रहे हैं या उसके ऊपर देख रहे हैं कि एक कैट है, एक वेक्टर है, एक और नोटेशन है, एक और रिप्रेजेंटेशन है, वो बिलोंग कर रही है इस एफ से, कॉल्ड द कैट ऑफ साई। कैट भी कहते हैं, कैट वेक्टर भी कहेंगे। तो दिस इज बेसिकली अ कैट इज अ वेक्टर, ठीक है। ऑल्सो लेट, अब ये स्टाइलिश एफ के अगेंस्ट हम एक और स्टाइलिश एफ स्टैरिक कॉन्जुगेट बी द conjugate space। इसमें अगर सारे जो f जो है इसमें अगर सारे वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन सब वेव फंक्शंस के कॉन्जुगेट इस f के कॉन्जुगेट वेक्टर स्पेस, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो ये कॉन्जुगेट वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हर फंक्शन का, हर जो वेव फंक्शन है उसका कॉन्जुगेट वेव फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेट स्पेस टू दिस स्टाइलिश f, then for all psi stark belongs to this f stark, corresponding to psi belongs to this f, ठीक है जी। conjugate function corresponding to psi belongs to f और psi star belonging to f star, there exists a unique element in simple f stack denoted by, देखें जो साय था एफ में, उसका जो एफ कैपिटल एफ के साथ जो रिलेशन है वो ये एक वेक्टर है कैट का, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर ये साय जो है एफ से बिलोंग कर रहा है तो इसी तरह की जो इसकी कॉन्जुगेट स्पेस भी एग्जिस्ट करती है, तो कॉन्जुगेट स्पेस को भी जो है इस तरह के इस एफ के साथ, ये जो आपके पास हमने यहाँ पे आइसोमॉर्फिक स्पेस डिफाइन की है, उसमें भी कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो वो आइसोमॉर्फिक, अगर ये सिंपल एफ के लिए आइसोमॉर्फिक है तो कॉन्जुगेट के आइसोमॉर्फिक कॉन्जुगेट स्पेस होगी, ठीक है। तो कॉल्ड द, अच्छा, डिनोटेड बाय व्हाट, अगर ये कैट है तो अब यहाँ पे ये बार और ये एरो इस तरह का और इसके दरमियान, तो अब ये एरो इस तरफ है इसके अंदर के और ये बार इस तरफ है, तो इसको कहते हैं, ये बिलोंग करेगा एफ स्टैरिक से, called the bra of psi। ये कैट ऑफ साई था और ये ब्रा ऑफ साई है, ठीक है जी। कैट आपके पास ये है, एक्चुअल जो चीज है जो कि जिसको कि हम देख रहे हैं या एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है, ये सारी उसके साथ ही स्ट्रक्चरली आपके पास यहाँ पे खुद ब खुद डिफाइन हो रही हैं। तो अब हमने बेसिकली इसको सम अप करें तो हमने क्या सम अप करेंगे, तो आपके पास ये जो चीज़ है ये हमने क्या अभी बेसिकली यहाँ पे
देखा है, हमने ये देखा है कि अगर आपके पास कोई f है जिससे कि आपके पास इसके जो आपके पास बिल्कुल कॉरिस्पॉन्डिंग एक कॉन्जुगेट स्पेस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। f होगा तो उसकी कॉन्जुगेट स्पेस एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है प्योर फंक्शंस हैं, ठीक है, साई बिलोंग्स टू दिस f। तो यहाँ पे आपके पास कौन से फंक्शंस हैं, ये यहाँ पे आपके पास जो है कॉन्जुगेट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये साई स्टार जो है वो इनसे बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के साथ जो आइसोमॉर्फिक हमने फॉर्म ली थी वो क्या ली थी, जो वेक्टर्स थे कैपिटल F। तो इसमें क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इसमें वेक्टर्स हैं। ये फंक्शंस थे, वेव फंक्शन थे, यहाँ पे वेक्टर्स हैं। और वो वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स हैं, वो हैं कैट, ठीक है। ये कैट बिलोंग करेंगे। और इसके साथ जो आपके पास F जो होगा, अगर ये F है तो ये F स्टार होना चाहिए, और इसके साथ क्या चीज एग्जिस्ट करेगी, ब्रा ऑफ साई बिलोंग, ठीक है जी। अगर ये वेक्टर है तो हम इसको देखेंगे कि ये जो कैट वेक्टर है ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको मज़ीद आगे डिस्कशन को बढ़ाएं तो अब हमारे पास क्या चीज़ है लीनियर वेक्टर स्पेस, और सब ये आपको उसकी प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ ली थी, और हमने ये भी पढ़ा था कि बेसिस डायमेंशन क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। तो अब जो हम बेसिकली अब आ रहे हैं डिराक नोटेशन पे। जो डिराक नोटेशन है जो उसमें हमारे पास जो अब जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो ये अंडरस्टैंड करना है कि ये ब्रैकेट नोटेशन क्या है, ठीक है जी। तो जो इसमें आपके पास जो दिस कैट है फॉर द स्केलर, अच्छा स्केलर प्रोडक्ट बाद में डिफाइन करेंगे। तो लेट्स सी, हम अगर नोटेशन जो हमने ये यहाँ पे कैट वेक्टर है बेसिकली दिस साई, दिस साई कैट वेक्टर कैटेगोरिकली इसको हम कहेंगे अ कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन दिस इज अ कॉलम वेक्टर having elements psi1, psi2, psi3 up to psi n, ठीक है। अगर ये कैट एक वेक्टर है और वेक्टर जो है वो आपको यहाँ पे कॉलम वेक्टर की जो है जो कंपोनेंट है वो कॉलम वेक्टर की, इसमें अब हमने ये कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली डायमेंशन i j k एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस थी और इसमें हमने एक वेक्टर को कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखा है। तो जो डुअल आपके पास ये f स्पेस थी और ये डुअल स्पेस जो थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास हमने कहा कि इसके कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, इसके अगर अगर ये कैट ये है तो इसके कॉरेस्पॉन्ड इस डुअल स्पेस में जो चीज़ मौजूद है वो है ब्रा ऑफ साई, जो कि आपके पास क्या है, एक क्या चीज़ है आपके पास, दिस इज अ हर्मिशियन कॉन्जुगेट, ठीक है। दिस इज अ हर्मिशियन कॉन्जुगेट और ये डिफाइन होगा psi1 स्टार, psi2 स्टार, psi3 स्टार, सो ऑन अप टू psi n स्टार। ये कॉलम वेक्टर है तो ये रो होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास जो डैगर ऑपरेशन है ना, बेसिकली इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, इन दोनों का आपस में ताल्लुक है कि साई इज इक्वल टू द कैट, द ओरिजिनल डेफिनेशन। ये आपके पास सॉरी जो आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है जो कैट है बेसिकली वो ये पड़ा है। तो ये जो आपके पास ब्रा वेक्टर है ये आपके कैट का हर्मिशियन कॉन्जुगेट है। हर्मिशियन कॉन्जुगेट में हम क्या कहते हैं कि ये तो एक इसकी नेचर चेंज कर देगा, ठीक है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। तो ये अगर कॉलम है तो ये रो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ओरिजिनली हमने डेफिनेशन इसकी कॉलम वेक्टर ली है तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगी और बाद में हर एलिमेंट का क्या ले लेगा, ये कॉन्जुगेट ले लेगा।
तो यूं आपस में ये दो आपके पास 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। सो इस तरीके से हम किसी कैट से ब्रा वेक्टर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो इसके पॉइंट्स हैं कि अगर आपके पास इफ, इसमें हम जो रूल्स यूज करते हैं वो ये है कि अगर कोई कैट है लेमडा, वो किसी दूसरे कैट का स्केलर मल्टीपल है, देन जो लेमडा द ब्रा जो आपके पास वेक्टर होगा वो क्या चीज़ हो जाएगी, तो इस वेक्टर का जो ये कैट है, कैट ऑफ लेमडा इज इक्वल टू अल्फा अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर कैट। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। इसको ब्रा में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा है इस सारे का कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है। हमने इसका ये देखें ये डैगर फंक्शन आ जाएगा ना, इसका डैगर फंक्शन, तो इसके ऊपर भी डैगर फंक्शन अप्लाई होगा। जब इसके ऊपर डैगर फंक्शन अप्लाई होगा तो यानी कि इसके ऊपर अगर हम डैगर फंक्शन अप्लाई करें तो ये क्या चीज़ दे देगी, अल्फा कॉन्जुगेट, और सारे का सारा डैगर फंक्शन जो है वो इसको कन्वर्ट कर, ठीक है। तो इसका इस कैट का ब्रा ये बनेगा, और बी दूसरी अगर आप देखें कि इफ दिस इज इक्वल टू अल्फा म्यू प्लस बीटा न्यू, ये दो कैट्स हैं, इनका ये सुपरपोजिशन है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, या लीनियर कॉम्बिनेशन कह दें इसको, सुपरपोजिशन नहीं कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये आपका लेमडा है। तो जो कैट ऑफ लेमडा है दैट इज नथिंग बट अल्फा स्टार कैट ऑफ म्यू, सॉरी ये कैट जो होगा से ब्रा ऑफ लेमडा जो है दैट इज ब्रा ऑफ म्यू प्लस बीटा स्टार ब्रा ऑफ म्यू, ठीक है। तो सेट ऑफ जो ब्राज हैं दीज आर डुअल टू कैट्स, ठीक है। ये आपके सेट ऑफ ब्राज हैं, डुअल टू कैट हैं, ठीक है जी। और ये इनकी 1 to 1 जो है कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस है। ये जिस तरह ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं ये भी अपनी जगह पे आपकी एक वेक्टर स्पेस बनाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास है इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो आपके पास किस तरीके से होगी। तो द इनर और स्केलर प्रोडक्ट, तो इनर प्रोडक्ट आपके पास है, ये किस तरह से डिफाइन होगी, दो हमारे पास ओरिजिनली जो चीज है वी हैव द डेफिनेशन, अगर इसको देखें द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सम कैट बिलोंग्स टू एफ कैट स्पेस, ठीक है जी, ये कैट स्पेस है, एंड इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो बिलोंग्स टू एफ स्टार ब्रा स्पेस, ठीक है, इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन होगी, द डेफिनेशन सेज psi into psi. So this basically this is called bracket which is equal to psi square, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट है तो अपने ही, लेकिन अगर हमारे पास कोई डिफरेंट हो, यानी कि अगर यहाँ पे साई और कैट है और यहाँ पे आपके पास कोई दूसरा फाई ब्रा है, ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या होगा, तो इन जनरल तो कैट, अच्छा इसमें नोट कर लें, तो कैट का मतलब है कॉलम और ब्रा का मतलब है रो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं टू वेक्टर्स, द स्केलर इन जनरल स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको जनरल आप देखेंगे टेक्स्ट में वेक्टर्स लिखा होता है, ठीक है, बिकॉज कैट आर वेक्टर्स ओरिजिनली, ठीक है। सो द बाय डेफिनेशन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन टू वेक्टर्स इज, स्केलर प्रोडक्ट is bra of psi having a scalar product with cat of phi into psi, ठीक है, bra of phi and
हैविंग अ स्केलर प्रोडक्ट विद साई, तो ये आपके पास होती है ब्रैकेट, ठीक है, इसको ब्रैकेट कहते हैं। तो इसमें आपके पास क्या चीज़ है, हमें पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कब आती है, अगर ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो हमारे पास रो इनटू कॉलम जो है वो आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन देती है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 1 5 2 कॉन्जुगेट 5 3 कॉन्जुगेट अप टू 5 n कॉन्जुगेट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साई 1 साई 2 साई 3 अप टू साई n इस, तो इसमें हम क्या कहेंगे, 5 1 कॉन्जुगेट साई 1, 5 2 कॉन्जुगेट साई 2, 5 3 कॉन्जुगेट साई 3, सो ऑन अप टू साई 5 कॉन्जुगेट n इंटू साई n, ठीक है। तो ये एक जो भी क्वांटिटी होगी ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स हो सकती है, 5i साई i, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स हैं, दो कैट्स हैं बेसिकली, एनी कैट्स, तो उनका आपस में ये होगा। लेकिन जब 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 यहाँ पे आपके पास सेम वेक्टर आएगा तो इसमें पुट करके देख लें तो हर वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा और वो आपको पता है कि वो 5 स्क्वायर होगा। तो इसको बेसिकली हम नॉर्म ऑफ साई भी कहते हैं, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट हो गए उनको हम चेक कर लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसी वही चीज़ है वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं कि क्या दो अगर आपके पास कैट्स हैं, ये ब्रा है बेसिकली, इसको कैट लेके आए, कैट में लेके आए, लेट्स से साई एंड फाई दो कैट हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास दो कैट्स और आपके पास ये क्या चीज़ थी, ब्राकेट, ब्राकेट, ब्रा में आपके पास कोई एक वेक्टर का ब्रा और एक का कैट, जब इनर प्रोडक्ट होगा तो ये स्केलर होगा। और अगर आपके पास कैट ब्रा हो, कैट ब्रा डेफिनेशन हो, तो कैट में आपके पास क्या चीज़ है, दिस इज कैट एंड दिस इज ब्रा, तो ये आपके पास हमेशा मैट्रिक्स होगा। कैट कैट ब्रा ब्रा वो डेफिनेशन आपकी डिफाइन नहीं है, ठीक है। हाँ, सेम वेक्टर स्पेस में डिफाइन नहीं है, अगर दो डिफरेंट वेक्टर स्पेस हो तो उसमें वो आपको क्या टेंसर देता है, वो थोड़ा सा इससे एडवांस हम उसमें चले जाएंगे। तो आप फिलहाल सेम वेक्टर स्पेस में हम काम कर रहे हैं, तो सेम वेक्टर स्पेस में जो कैट कैट है, कैट कैट और ब्रा ब्रा, ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो अभी हमने अब क्या देखा कि हमारी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन ड्राक, जो ड्राक नोटेशन है या ब्रैकेट नोटेशन है उसमें कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे वो काम करती है। तो अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनर प्रोडक्ट की, कि अगर आपके पास जो है वेक्टर स्पेस है आपके पास F, उसमें लेट्स से साई 5 vectors and let's say omega is vector belongs to this F, ठीक है, कैट स्पेस, और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इनर प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगी, वो आपको ये कहती है कि जी ब्रा कैट, ठीक है, ये आपके पास दो वेक्टर्स के जो ब्रा फाई एंड साई कैट होगा तो वो साई ब्रा और फाई कैट का कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। नंबर 2, इफ कोई भी लेमडा है वो किसी दूसरे म्यू के स्केलर मल्टीपल में है, डिफाइन है, देन फॉर
any ket psi lambda psi bracket will be psi lambda conjugate। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास होगा psi अल्फा म्यू कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अल्फा जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं अनरोल। हाँ, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ। ठीक है जी, इसमें लेमडा की वैल्यू मैंने पुट की है। अब यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा इसमें से कॉमन अगर लिया जाए तो ये लिखा हुआ है साई म्यू होल कॉन्जुगेट। ठीक है तो जब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो ये अल्फ़ा कॉन्जुगेट साई म्यू कॉन्जुगेट आ जाएगा, और अल्फ़ा कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो ये आपके पास वापस इसमें पुट करें तो ये आपके पास लिखा जा सकता है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी ये यूज़ करें तो इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू साई। ठीक है, तो एक ये रिलेशनशिप है। दूसरा रिलेशनशिप आपके पास थर्ड आपके पास क्या है, अगर कैट ऑफ साई सॉरी ये ब्रा ऑफ साई जो है उसको हमने कैट के साथ और प्लस जो बीटा है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिखूं कि ये क्या है, इसमें इरेजर, इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। हम बेसिकली साई को अल्फा फाई कैट के साथ एक ऑपरेशन, यूं समझे कि ये एक ऑपरेशन है, और प्लस बीटा कैट म्यू ये दूसरा ऑपरेशन है। ठीक है, ये तो अब अगर गौर करें तो ये क्या लिखा हुआ है, जो ब्रा ऑफ साई है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैट्स के साथ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैट्स के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका मतलब है पहले ये इसके साथ फंक्शन करेगा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके साथ फंक्शन करेगा। ठीक है, तो आपके पास लिखा जा सकता है दिस इज बिकॉज दिस इज जस्ट अल्फा आउटसाइड। ठीक है, ये अल्फा आउटसाइड है तो हम इसको लिखेंगे सिंपल अल्फा साई फाई प्लस बीटा साई ओमेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब हमने कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं इसका दो, लुक एट दिस, अल्फा साई का ब्रॉ प्लस बीटा ओमेगा ब्रॉ। ठीक है, ये एक चीज हो गई। ठीक है, और इसका हमने क्या ले रहे हैं, हम बेसिकली एक कैट के साथ इनर प्रोडक्ट, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका मतलब ये है कि इट विल गिव यू, अब ये चीज़ जो है आपने अभी यहाँ पे नोट किया कि यहाँ पे ये जो चीज़ है बेसिकली ये अल्फ़ा जो है ये चूँकि इस ब्रॉ का एलिमेंट है इंटरनल। ठीक है, ये तो बाहर था कैट से, कैट का एलिमेंट जो होगा वो हमेशा आपके पास एज इट इज़ वापस आएगा, लेकिन अगर ब्रॉ के एलिमेंट में से, ब्रॉ के फंक्शन में से जो है या वेक्टर में से कोई स्केलर बाहर आ रहा है तो हमेशा उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा। अल्फ़ा
कॉन्जुगेट, ये साई और ये फाई, और प्लस अब बीटा भी एक ब्रॉ के वेक्टर से बाहर स्केलर आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ओमेगा एंड फाई। ओके, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर अल्फा साई बीटा फाई दो ब्रॉकेट हैं, तो आपके पास जब ये बाहर आएंगे, जब अल्फा और बीटा को अगर आप बाहर लिखना चाहें, तो ये हमेशा जो बीटा है, जो कैट से आपके पास स्केलर बाहर आएगा वो एज इट इज़ बाहर आएगा, और जो ब्रॉ से आपके पास कोई स्केलर कॉमन है वो बाहर आएगा, तो वो हमेशा अपने कॉन्जुगेट से बाहर आएगा। तो इसको हम लिखेंगे साई फाई। तो इन दो प्रॉपर्टीज को अगर हम सम अप करें तो वो बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि साई इंटू साई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, अनलेस के फाई साई खुद 0 होगा, अदरवाइज ये ग्रेटर होगा क्योंकि ये साई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो अगर एंड नोट, अच्छा ये 0 तभी होगा इफ एंड ओनली इफ साई इज 0, तभी ये आपके पास इक्वल टू 0 होगा, इक्वलिटी होल्ड्स, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ साई 0 हो। और आपके पास दूसरा क्या चीज है, दूसरी क्या चीज है, अब नॉर्म भी हम डिफाइन करेंगे। इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू vectors is equal to 0, which implies the vectors are orthogonal, ठीक है जी। और अब आपके पास क्या है, हमने अभी पढ़ा साई, ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे अब आपके पास एक और डेफिनेशन है, इसको लिख लेते हैं, नॉर्म ऑफ वेक्टर। तो नॉर्म ऑफ वेक्टर जो होगा वो किस तरीके से, साई जो है, साई नॉर्म इज डिफाइंड एज, लुक एट दिस, ये साई स्क्वायर है ना, तो अब आपके पास साई इंटू साई, दिस इज साई स्क्वायर, तो इसका जो रेडिकल है दिस इज नॉर्म, ठीक है। तो ये जब आपके पास अगर इफ नॉर्मलाइज वेक्टर होगा, इफ साई इज नॉर्मलाइज, दिस इज इक्वल टू 1 फॉर नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, ठीक है जी। तो अब हमने क्या चीजें पढ़ी हैं यहाँ पे, लुक एट दिस जी, ये साई स्क्वायर था, हम इसका नॉर्म जो है डिफाइन करेंगे, तो वो आपके पास जो होगा वो दैट इज बेसिकली साई मैग्नीट्यूड। यहाँ पे लुक एट दिस, ठीक है, जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर उसका सोल्यूशन हमने देखा कि श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू जब हम सॉल्व करते हैं वो पोटेंशियल, तो हमें उसका सोल्यूशन क्या मिलता है, वो हमने उसकी स्टेट सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, और उसके अंदर जो एक स्पेशल किस्म का फंक्शन यूज़ हो रहा था उसको हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट हमने ड्राग जो है ब्रैकेट नोटेशन पढ़ी है, और उस ब्रैकेट नोटेशन में हमने ये कहा कि हम अभी तक जो है वो वेव फंक्शन पढ़ते आ रहे थे, अगर वेव फंक्शन को एक आइसोमॉर्फिक स्पेस जो कि वेक्टर स्पेस होगी उसके साथ अगर कनेक्ट करेंगे, तो वो आपके पास जो है कंटेनिंग द वेक्टर्स एज जो खुद फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास जो स्पेस है दिस इज वेक्टर स्पेस, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और दूसरी स्पेस वेक्टर स्पेस एग्जिस्ट करेगी, जो कि आपके पास यहाँ पे कॉन्जुगेट वेव फंक्शन जो है आपके पास उसमें मेंबर्स होंगे उसके, उसके साथ आपके पास जो आइसोमॉर्फिक स्पेस है इसको हम कैपिटल एफ कहेंगे, इस जो आपके पास स्टाइलिश एफ के अलॉन्ग कैपिटल एफ है, जिसमें कि वेक्टर्स इटसेल्फ जो है बाय डेफिनेशन वेक्टर्स इंक्लूड होंगे, हर वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर जो होगा वो आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उसके कॉन्जुगेट स्पेस में जो है उस वेक्टर का जो है क्या होगा, यहाँ पे ये डैगर फंक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि वेक्टर का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस ओरिजिनल जो फंक्शन है इसको वेक्टर फंक्शन को इसको हम कहते हैं कैट वेक्टर या कैट, और इसकी जो आपके पास डेफिनेशन है वो ये, ठीक है, दिस इज कैट,
और उसके कॉरस्पॉन्ड आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास जो हर्मिशियन कॉन्जुगेट है दैट इज ब्रा ऑफ साई। ठीक है जी, ये डुअल स्पेस है आपके पास बेसिकली। ठीक है जी, ये आपकी जो है आपके पास यहाँ पे डुअल स्पेस एग्जिस्ट करती है एफ के अलोंग दिस कैपिटल एफ। तो यहाँ पे जिस तरह ये वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये भी आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ एग्जिस्ट करेगी, ये भी आपके पास इसमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया जा सकता है। जो हमने शुरू शुरू में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सारी हमने यहाँ पे देखी हैं। तो ओरिजिनली जो कैट है वो एक कॉलम वेक्टर है। हमेशा याद रखें कि हम चीज़ जो जहाँ से स्टार्ट करेंगे बाद जो हमारा ओरिजिनल एलिमेंट है वो एक वेक्टर है जो कि एक कॉलम वेक्टर है। इसके अलोंग जो अगर हमके पास जो हमने ब्रा ऑफ साई यानी कि ब्रा ऑफ साई जो डिफाइन किया हुआ है वो एक रो है। अगर ये कॉलम है तो ये रो है, और रो में भी क्या है, रो का कॉन्जुगेट यानी कि सारे एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि एवरी ब्रा एलिमेंट इज द हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ दिस कैट। ओके, अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आपके पास इस तरह की जो कोई भी जो कैट होगा और वो भी किसी कैट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो उसका ब्रा में हमेशा आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, बाहर कॉन्जुगेट आ जाएगा, स्केलर जो होगा वो कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने आगे प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। तो अब हम इस स्केलर प्रोडक्ट से, जो कि अब हमारे पास दो एलिमेंट आ गए हैं, एक ब्रा है एक कैट है, और उससे हम एक स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। तो हमें चूँकि हमने इसको कनेक्ट किया है किसके साथ, फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको हमने मैट्रिसेस के साथ कनेक्ट किया है। तो ये कॉलम है और ये रो वेक्टर है। तो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कब आपके पास स्केलर डिफाइन होता है, जब रो मल्टीप्लाई होती है कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो आपके पास रो क्या है, रो ब्रा है और मल्टीप्लाई कॉलम कैट है। तो वो कॉलम जो होगा आपके पास, रो इंटू कॉलम, आपके पास एक स्केलर वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपकी जर्नल जो है डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की। तो ये पर्टिकुलरली अगर हर वेक्टर अपने आपके साथ जो है वो ब्रैकेट जो है या स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन की जाएगी इनटू ब्रा इनटू कैट, तो ये साई स्क्वायर होगा, वेयर नॉर्म ऑफ दैट साई विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ साई ओनली। तो इसका यानी कि रेडिकल। ठीक है जी, तो अब आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं कि अगर कोई भी आपके पास वेक्टर्स हों जो है आपकी कैट स्पेस से, तो उसमें आपके पास जो इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट ये बेसिकली इनर प्रोडक्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो वो इनर प्रोडक्ट अब आप इसको रिलेट करें, जो हमने शुरू शुरू में इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ये वही सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब आपके पास जो है वो डिफाइन हो गया है। आपके पास क्या है, ब्रैकेट नोटेशन में हमारे पास अब मेंबर्स हैं और हम इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, और इसमें आपके पास क्या है, कुछ और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, और ऑपरेटर और वेव फंक्शन स्पेस लीनियर ऑपरेटर्स उनको आपस में स्टडी भी करेंगे कि ऑपरेटर्स किस तरीके से डिफाइन होते हैं। इन ब्रैकेट नोटेशंस को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो इनके एलिमेंट्स जो हैं, बेसिकली जो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं वो कैसे जो हैं कैलकुलेट किए जा सकते हैं। कुछ जो है इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन जो है अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हो कोई वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर की फॉर्म में, तो क्या ये अचीवेबल है जो हम यहाँ पे कह रहे हैं और या नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और अभी के लिए खुदा हाफिज़।